इसको पहले कर लेते हैं। Okay, so start chapter 9. Property of solids और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ solids। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। So, as the name suggests, in this chapter we are going to study about the solids. वैसे तो पिछला चैप्टर जो था रोटेशन वाला, वहां पे भी हमने सॉलिड्स की स्टडी की, रिजिड बॉडीज की बात, कैसी बॉडी की। इस चैप्टर में हम इलास्टिक बॉडीज की स्टडी करेंगे और अगला चैप्टर जो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें हम प्लास्टिक बॉडीज। देखो मैंने वहां पे क्लासिफिकेशन बताया था कि जो आपकी बॉडीज होती है तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, रिजिड, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। क्लियर? सो रिजिड बॉडीज की स्टडी हमने रोटेशन चैप्टर में की। रिजिड बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि अगर हम इनको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग सम डिफॉर्मिंग फोर्स, लेट्स से मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स F लगा दिया इस बॉडी पर, ठीक है, तो क्या ये बॉडी डिफॉर्म करेगी? नहीं करेगी। that was the property of the rigid body. They do not deform under the application of a deforming force. इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स टर्म यूज करेंगे जिसकी वजह से चीजें डिफॉर्म होती है। Do not deform. Elastic bodies are such bodies which deforms, लेकिन डिफॉर्म करने के बाद अपने शेप को रिगेन करते हैं। Elastic bodies are such bodies which deform under the application of force. जैसे रबर बैंड, आपने उसको फोर्स लगाया तो उसमें क्या उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही आपने फोर्स हटाया they again regain their original shape and size. Such bodies are called deform तो होंगे but regain original shape and size after removal of force. After removal of deforming force. Done? तो ऐसी बॉडीज जो अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेती है फोर्स के रिमूवल के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं? So in this chapter we are going to study about the elastic bodies. Done? So what are the examples of elastic bodies? Rubber band, स्टील हो गया, आप कंक्रीट में यूज करते हो स्टील को, घर जब बनते हैं तो क्या होता है वहां स्टील के बार्स यूज होते हैं कि नहीं होते, जिसको आप सरिया कहते हो, 2000 स्टील बार्स जिनको रिइंफोर्समेंट बार भी कहते हैं। स्टील तो अब हम इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे बाद में क्यों उसको यूज करते हैं कंक्रीट वाली बिल्डिंग्स को। वैसे मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं व्हाई वी यूज स्टील बिकॉज़ दे आर लास्टिंग इन नेचर। रबर बैंड हो गया, स्टील हो गया, और एनी अदर एग्जांपल्स? स्प्रिंग etc. Here now what are plastic bodies? तो प्लास्टिक बॉडी भी क्या करती है? डिफॉर्म होती है। पहली चीज दे डिफॉर्म on the application of a force, but they do not regain their shape and those bodies are called plastic bodies. So the example of a plastic body is clay. क्या एग्जांपल हुआ? आप क्ले से पॉट बनाते हो या कुछ
वर्टिकल से, तो आप जैसे क्ले को माउल्ट करते हो तो क्या वो वापस आता है क्या? इट डजंट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिन। आपने क्ले को ऐसे किया हाथ से रोल, तो आपने रोल किया तो उसको डिफॉर्म किया बेसिकली। व्हाट यू डिड, आप एक बॉल की क्ले की स्फेरिकल, आपने उसको रोल किया। आप आटा मारते हो घर में, रोटी बनाया है आप लोगों ने, गर्ल्स हैव डन दैट। तो वो क्या करती है, वो जो आटा होता है उसको हाथ से रोल करती है, तो क्या वो वापस आ जाता है क्या ओरिजिनल शेप में? नहीं आता ना वापस। इसका मतलब वो किसका एग्जांपल है? ऐसे ही क्ले में भी ये प्रॉपर्टी होती है, इट डू नॉट रिगेन इट्स शेप। एक आइडियल प्लास्टिक बॉडी होती है आपका वाटर। सो वाटर इज एन आइडियल प्लास्टिक बॉडी। कि आप ना वाटर को डिफॉर्म कर दो तो वो बस डिफॉर्म होता रहता है कंटिन्यूअसली, क्या वो वापस आता है क्या लौट के? इट नेवर हैपेंस। तो वाटर इज एन आइडियल प्लास्टिक, क्लियर? ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते हैं। वाटर हो गया, क्ले हो गया, मड, एटसेट्रा। So this is the basic classification of materials. So in this chapter we are going to about this elastic body. तो elastic body समझ गए? अब देखो elasticity क्या होती है? What is elasticity? Elasticity is nothing but the property of body to regain its shape and size. बॉडी में क्या है? एक प्रॉपर्टी है उसकी। किस चीज की प्रॉपर्टी? तो वो अपने शेप और साइज को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक। और ये प्रॉपर्टी इलास्टिक बॉडीज में मिलती है। दिस प्रॉपर्टी यू विल फाउंड इन, ऑफ कोर्स इनमें ये प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी समझ में आ गया। जस्ट राइट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। लिखें, if a body regain its original, if a body regain its original shape and size, if a body regain its original shape and size after the removal of the forming force, after the removal of the forming force, then it is said to be, then it is said to be a elastic body. Then it is said to be a elastic body. And this property of regaining the shape and size, and this property of regaining the shape and size is called elasticity. And this property of regaining the shape and size is called elasticity. Clear? So this is the introduction of your chapter elasticity. Now let's talk more about why our elastic body regain its shape and size, and why these plastic bodies do not regain the shape and size, and why do rigid bodies do not deform. Who can explain this? Okay, just take an example. Okay, let's take there are two students, दोनों खड़े हैं. Now I apply some external force. मैं उनको मूव कराना चाहता हूँ. Basically I want to deform them. समझ लो मैं उनको क्या कराना चाह रहा हूँ? एक को मैं पकड़ के खींचना चाह रहा हूँ, but मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ. I'm not able to move him. Why? क्योंकि वो अपोज कर रहा है. Because that student is, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा मेरे. मैंने फोर्स अगर इधर लगाया तो वो फोर्स को अपोज करने के लिए अपने अंदर ही एक फोर्स जनरेट कर रहा होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर आप इधर पुल करना चाह रहे हो तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली, तभी उस फोर्स को क्या कर पाएगा? बैलेंस. तो ये अंदर जनरेट हो रहा होगा, स्टूडेंट को अपने अंदर से लगा रहा होगा. जैसे आपको कोई खींचता है तो आप ऐसे होते हो ना, पीछे की तरफ पुल करने की कोशिश करते हो कि वो मुझे खींच ना पाए. बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग, यू आर अपोजिंग दैट एक्सटर्नल. मतलब आप अपने अंदर में फोर्स जनरेट कर रहे हो, इंटरनल फोर्स जनरेट कर रहे हो. ठीक. अब एक स्टूडेंट है जो मूव कर जा रहा है, एक स्टूडेंट है जो, तो उसके अंदर फोर्स बीट हो रहा है. उसके अंदर फोर्स क्या हो रहा है? वो अगर अपोज कर भी रहा है बट वो मूव कर गया बेसिकली. लेकिन जैसे ही वो फोर्स हटा, फिर वो स्टूडेंट कहां चला है? ओरिजिनल से पोजीशन.
समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो वापस आना हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो अंदर फोर्स जनरेट हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल फोर्स वो स्टूडेंट कहाँ वापस आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट वो होगा जो कभी वापस ही नहीं आएगा, जो कभी भी वापस, इसका मतलब उसके अंदर कोई इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ ही नहीं बेसिकली। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। ये जो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है ना बॉडीज में, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि बॉडी को रीस्टोर कराता है ओरिजिनल शेप और साइज। याद है स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आता था? लेट्स डू टेक एन एग्जांपल। देखो ये स्प्रिंग है, अभी इसमें कोई भी इंटरनल फोर्स, क्यों? क्योंकि हम उसको खींच ही नहीं है। अगर मैं आपको पकड़ के पुल नहीं करूंगा तो आप क्या इंटरनल फोर्स जनरेट करोगे अपने बॉडी में? नहीं। आप क्यों अपोज करोगे जब आपको कोई डिफॉर्म ही नहीं कर रहा है? आप तो फोर्स अपने अंदर तब लाओगे ना जब आपको कोई डिफॉर्म करना है। तो अभी इसमें कोई भी इंटरनल रिएक्शन फोर्स नहीं है। नाउ आई स्टार्ट टुडे। मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया कुछ, लेट्स से डेल एक्स के नॉट से, क्लियर? तो क्लियर सी बात है, आपने पढ़ा है कि इससे अपोज करते हैं। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? F इक्वल्स टू, और देख रहे हो आप स्ट्रेच किधर की है? इस तरफ, और देखो फोर्स उसके अपोजिट है। देखो ये जो मैंने स्ट्रेच किया ना वो एक डिफॉर्मिंग, दिस F इज द, लेकिन ये जो अंदर स्प्रिंग में जनरेट हो रहा है जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, दैट इज द इंटरनल फोर्स, दैट इज द है। और मैंने जैसे ही इसको छोड़ा है, स्प्रिंग क्या करती है? इट गोज बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ, अगर ये स्प्रिंग फोर्स जनरेट नहीं होता है इस स्प्रिंग में तो क्या ये स्प्रिंग वापस अपने शेप और साइज को रीगेन कर पाती? कभी नहीं कर पाती, क्योंकि दिस इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग द स्प्रिंग बैक। तो एक्चुअल में आपको समझ में आया? तो इसको ना हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे बाद वाले चैप्टर में, क्या बोलेंगे इसको? बॉडी को रिस्टोर कराता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज। रिस्टोर करना मतलब समझते हो कि जैसे पहले थे वो वैसे ही बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप बाहर की तरफ खींचोगे तो वो अंदर की तरफ चलेगा, आप अगर कंप्रेस करोगे तो बाहर। मतलब आपको ओरिजिनल पोजीशन को वो हमेशा क्या कोशिश करेगा कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाए? रिस्टोर हो जाए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरी स्टेबल पोजीशन है, मैं इसमें रहना पसंद करता हूँ। कोई मुझे उधर पुल करके ले गया, उसने हटाया फोर्स, फिर मैं वापस बताओ किधर जाऊंगा? इधर फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स द स्टेबल पोजीशन, मैं वापस इधर आ गया, बट अगेन समवन पुल्ड मी इन दिस डायरेक्शन, नाउ टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। देख रहे हैं दोनों केस में, इन बोथ द केसेस द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स स्टेबल पोजीशन, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स, उधर क्यों लगेगा? क्योंकि उधर ही ले चल रहा है। उस फोर्स का काम क्या है? आपको हमेशा किधर ले जाने की कोशिश करेगा? स्टेबल पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, जिसमें आप स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम हो, ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आया? तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द स्टेबल पोजीशन और इक्विलिब्रियम। डन? तो इलास्टिक बॉडीज में ये प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिक बॉडीज में दिस फोर्स इज absent. In plastic body this restoring force is zero. इसमें what about the rigid body? What about the rigid body? फोर्स तो है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स, तो उसमें लेकिन वो इतना ज्यादा फोर्स स्ट्रांग है कि हम उसको स्ट्रेच नहीं कर पाते। प्लास्टिक बॉडी में ये जो फोर्स होता है ये थोड़ा वीक होता है, ये क्या होता है थोड़ा, तो इसको स्ट्रेच तो कर ले जाते हैं हम। इसका मतलब अगर हम इसको डिफॉर्म कर ले रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा अप्लाइड फोर्स होना चाहिए तो इससे क्या होना चाहिए? स्ट्रांग। तो वो तो होता है ना, इसीलिए थोड़ा क्या हो जाता है? स्ट्रेच। लेकिन जैसे इसको हटा के ये तो रहेगा तो वापस ले जाता है इसको। बट इनमें क्या होता है कि हमने अप्लाई तो किया फोर्स, बट जो अंदर फोर्स जनरेट होगा ना वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपके बाहर वाले फोर्स को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा, बेसिकली कैंसिल आउट कर देगा। तो इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग, दैट्स द बेसिक रीजन।
तो बेसिकली इस चैप्टर में तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है कि बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। बट व्हाट्स योर नेम? सार्थक। मैं सार्थक को खींचूंगा वो कम पुल होगा, सत्यम ज्यादा पुल हो गया, इसका मतलब सार्थक के अंदर ज्यादा है वो प्रॉपर्टी और सत्यम के अंदर, ये तो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग सॉलिड्स के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, कोई ज्यादा इलास्टिक होगा और कोई, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। So this is the restoring force. Now let's understand a term here again that is called strain. Any ideas what might be the strain here? Okay, normal life में आप strain कब feel करते हो? You use this word in your daily life. Whenever you feel strain, जब बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है आपकी बॉडी में, you feel strain. Basically in terms of physics, strain का मतलब क्या होता है देखो समझते हैं। देखो ये कोई बार है स्टील का, ठीक, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L। अब मैंने लगाया इसमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, अच्छा ये बताओ सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये डिफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। डिफॉर्म करने के लिए हमें दोनों तरफ से फोर्स, अगर एक तरफ से बस लगाऊंगा तो बेसिकली होगा क्या, ये फोर्स की डायरेक्शन में सिर्फ क्या होने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन। अगर हमें डिफॉर्म कराना है या तो आप उसको कंप्रेस करोगे या तो उसको स्ट्रेच करोगे, बोथ साइड्स। नाउ तो मैंने ये देखो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया दोनों तरफ से, और मैंने लेट से कितना फोर्स लगाया बाहर से, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? जीरो। जितना ऊपर लगा रहे हैं उतना ही क्या एक्सेलरेट करेगा, क्या आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो क्या वो एक्सेलरेट होने लगती है? नहीं, लेकिन वो डिफॉर्म, समझ आया डिफरेंस हो। तो एफ नेट क्या है अभी इसमें, बट ये डिफॉर्म करेगी, तो लेट्स से ये जो डिफॉर्म हो गए आफ्टर द फोर्स, ये हो गया इसका डिफॉर्म, फोर्स लगा के रखा है तो कुछ डिफॉर्म हो गया है। लेट्स से इसमें कितना एक्सटेंशन हो गया, डेल्टा एल। तो पहले ये एल था, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा, कितना ज्यादा एक्सटेंशन हो गया इसमें, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्सटेंशन को डेल्टा एल। जैसे पहले 1 सेंटीमीटर थी, अब 1.2 सेंटीमीटर हो गई, मतलब कितना एक्सटेंड कर दिया, 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा एल कितना होगा, कितना एक्सटेंड हुआ ओरिजिनल, ये बात हो गई। तो ये ना जब डायमेंशन में देखो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, डायमेंशन, यहाँ लेंथ इंक्रीज हो गई। जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज में, उनके डायमेंशन में क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो आप एक और एग्जांपल, एक बैलून है उसमें वाटर फिल कर दिया, अब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो भी क्या स्प्रिंग करेगा, अगर आप उसको खींचोगे चारों तरफ से तो वो एक्सपेंड करेगा, होगा कि नहीं? ऐसे ही रबर बैंड है, आप उसको खींचो वो एक्सटेंड, तो उसके डायमेंशंस में क्या हो रहा है, चेंज। डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड, तो देखो इसकी लेंथ यहाँ पे चेंज हुई, यहाँ पे इसके लेंथ में चेंज हुआ। ऐसे ही अगर मैंने किसी एरिया को खींचा चारों तरफ से ऐसे, तो इसका एरिया भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे लेंथ में भी चेंज हुआ और विड्थ में भी चेंज हुआ। ऐसे ही एक क्यूब है, उसमें मैंने फोर्स लगा दिया 0 एक्सिस की तरफ, इसकी वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो इसमें लेंथ में भी चेंज आएगा, विड्थ में भी चेंज आएगा और हाइट में भी चेंज आएगा। बेसिकली तो मतलब whenever we apply the deforming force on bodies, their dimension changes, their dimension, अगर किसी में लेंथ का डायमेंशन है तो सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, अगर किसी के पास वॉल्यूम है तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, किसी में अगर एरिया है तो उसके एरिया में चेंज आएगा। तो इसी डायमेंशन के चेंज को ना हम स्ट्रेन से बताते हैं, किससे बताते हैं, तो देखो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज
change in dimension divided by original dimension. This is the basic definition of the strain. The strain is defined as the ratio of change in dimension to the original dimension. अब डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, अगर लेंथ है तो लेंथ, एरिया है तो एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, तो बदलेगा अलग-अलग। लेकिन दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द strain. Now tell me what is the unit and dimension of the strain? What is the unit and dimension of the strain? No unit, it has, क्यों? क्योंकि चेंज इन डायमेंशन, जैसे चेंज भी हो रहा है ना, जैसे सपोज करो लेंथ इनिशियली कितनी थी इसकी 1 सेंटीमीटर, कितनी थी, अब जो हो गया लेट्स से वो 1.2 सेंटीमीटर हो गया, बताओ चेंज कितना आया डायमेंशन में, 0.2, चेंज कितना आया, तो देखो डेल्टा एल कितना आ गया 0.2, बताओ ये भी सेंटीमीटर है और ओरिजिनल लेंथ भी किसमें है, सेम यूनिट है दोनों की, तो सेम यूनिट्स वाली क्वांटिटीज का रेशियो यूनिट्स, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी ना ऊपर से, तो कोई भी यूनिट नहीं होगी और कोई भी डायमेंशन, तो नो यूनिट नो डायमेंशन, एंड इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो देखो एक और टेंसर क्वांटिटी आज आपने समझ लिया, अभी तक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता, नाउ स्ट्रेन इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। आपको बस नाम समझना है, बाकी कोई टेंशन नहीं, हम नए रूल्स नहीं पढ़ते यहाँ पर। तो ऐसे समझो हम अभी अप टू 12th स्टैंडर्ड टेंसर को कैसे ट्रीट करते हैं, ऐसे स्केलर, एज ए ट्रीट करते हैं। तो ये रही बात स्ट्रेन की। अब देखो किसी में लेंथ में चेंज आएगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंज आता है दैट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, वॉल्यूम में चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरह से टर्म्स है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। So the longitudinal, let's say, let me write that longitudinal strain। अच्छा, अब स्ट्रेन को देखो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिंबल यूज करना पड़ेगा, नॉर्मली करते हैं हम, तो लेट्स डिनोट द स्ट्रेन विद एप्सिलॉन, ठीक, तो वी विल यूज एप्सिलॉन फॉर द स्ट्रेन। अब रही बात लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो नीचे क्या लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में एल। Okay, so this longitudinal strain is defined as the ratio of, basically ये length के लिए डिफाइन होता है, इसके लिए कि लेंथ में जब चेंज आता है, बताओ लेंथ वाली चीजें क्या क्या हो सकती है, जैसे एक रॉड है उसमें उसका जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ, थिन रॉड है, थिकनेस बहुत कम है, तो जैसे आपके आयरन बार जो आप यूज करते हो कंस्ट्रक्शन में, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनका डायमेंशन वो क्या होता है, लेंथ। जब भी क्या हुआ, अर्थक्वेक आया या कुछ भी हुआ, तो वो बार ऐसे बेंड होते हैं, तो बेसिकली उनकी लेंथ में चेंज आता है, क्या चेंज आती है उनकी, वहां पे कौन सा स्ट्रेन इंपॉर्टेंट होगा, सो दिस इज डिफाइंड एज, बताओ क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ, सो चेंज इन लेंथ divided by original। तो लेट्स से ये कोई एक बार था, thin rod थी कोई, लेट्स से जिसकी ओरिजिनल लेंथ l थी, now you applied some deforming force and let's say the it is stretched and it is stretched by amount delta l, so strain will be delta l by second volumetric strain, volumetric strain,
तो जैसे यहाँ पे लेंथ था, यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो वॉल्यूम का चेंज। तो बताओ वॉल्यूम का चेंज कहाँ कहाँ पॉसिबल है? तो जैसे मैंने एक क्यूब ले लिया, अब उस रबड़ का क्यूब है, लेट्स, और आप उसको से पकड़ के खींच रहे हो, तो उसकी बेसिकली वॉल्यूम चेंज हुई। इसके लिए बात चेंजिंग इट्स, क्यों? क्योंकि उसका लेंथ भी चेंज होगा, विड्थ भी चेंज होगा, और तो L भी चेंज, B भी चेंज, और H भी चेंज। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? बेसिकली L into B into, अगर तीनों बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा। अगर तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं तो इन दोज केसेस वी डिफाइन द volume that is strain epsilon v, change in volume, what is the volume, delta v by delta v by, done. Now let's take a question. Let's say initially there was a cube, length L, width v, height h. ये initial condition है। Now some forces acts on it, कोई भी deforming force लगा जिसकी वजह से इस वॉल्यूम में चेंज हुआ, एंड let's say its length changes by delta, its width changes by delta v, and its height changes by delta। बताओ स्ट्रेन कितना होगा? व्हाट इज द स्ट्रेन? तो आपको मैंने चेंज बता दिया, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, विड्थ में कितना चेंज आ रहा है, और हाइट में कितना चेंज आ रहा है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन दिस ट्यूब? दैट विल नॉट वर्क हियर। तुमको क्या लग रहा है कि हम डायरेक्ट डेल्टा के लिए क्या करते हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि ये काम यहाँ पर नहीं करेगा। हमको क्या चाहिए? डेल्टा v। अच्छा, कई बार हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, v फाइनल माइनस v, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये मिस्टेक मत करिएगा कि आपको वॉल्यूम पता है कि एलवीएच होता है, तो अगर कोई पूछे तुमको सर डेल्टा लगा के दोनों तरफ, तो ये डेल्टा एल हो गया, ये डेल्टा बी हो गया, और ये डेल्टा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या होगा। इसको बी इनिशियल लिखते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम। बेसिकली हमें बी इनिशियल तो पता है, कितना है? एल इंटू बी इंटू इनिशियल डायमेंशन पता है। जब फाइनल डायमेंशन पता चल जाए, क्या हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं? अगर हमें फाइनल फाइनल डायमेंशन पता चल गए तो हमको क्या पता चल जाएगी? बताओ, फाइनल लेंथ आफ्टर फॉर्मेशन, फाइनल लेंथ, इनिशियल कितनी, एक्सटेंशन कितना हुआ, फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा। तो हम, अब मैं डायरेक्ट फाइनल वॉल्यूम लिखूं, तो फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ, फाइनल हाइट। फाइनल लेंथ तो मैं क्या लिख सकता हूं? एल प्लस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं। विड्थ को v प्लस डेल्टा, एंड सेम विद द हाइट h प्लस डेल्टा। ये चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस
ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। समझ गए करना क्या है बेसिकली। यहाँ से आपको फाइनल वॉल्यूम मिल गई, आप यहाँ रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ठीक। तो वो आप काम कर सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ऐसे मत करिए। नाउ लेट्स मूव। इसकी भी कोई यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है बेसिकली, ये भी मीटर क्यूब में। और नाउ नेक्स्ट स्टेज इज शियर स्ट्रेन। अब देखो शियर स्ट्रेन समझते हैं, ये एक नया टर्म है, ऐसा आपने कभी सुना नहीं है बेसिकली। व्हाट इज शियर, सब पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शियर का मतलब क्या होता है? देखो शियर का मतलब ये होता है कि लेट्स से ये क्यूब है, मैं इसको उसके फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ, आपको एक स्क्वायर दिखेगा ऐसा। बट अगर 3D में देखना है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसके बॉटम फेस को ना ऐसे फिक्स कर दिया ग्राउंड में। क्या कर दिया नीचे इसको, ये मूव नहीं कर सकता। मैंने ना इसके टॉप वाले फेस के एक ऐसे मूव पैरेलल टू द फेस, पैरेलल टू द, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कैसा डिफॉर्मेशन होता है। आप अपनी बुक में ये चीज करके देख सकते हो। बेसिकली बुक का बॉटम पेज फिक्स मान लो, बॉटम, और टॉप पेज पे ऐसे पैरेलल टू द बुक फोल्ड करवाओ, देखो बुक कैसे डिफॉर्म करते हैं, राइट। इसको हम शियर कहते हैं बेसिकली, डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द शियर। तो कुछ नहीं होगा, आप ये देखिए कि बॉटम वाले पेजेस को नहीं मूव करेंगे, टॉप वाले जो पेजेस को स्लाइड कर रहे हैं बेसिकली एक के ऊपर। जो टॉप पेजेस हैं दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। जो सबसे टॉप वाला पेज है वो सबसे ज्यादा आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है, उसके नीचे वाला थोड़ा कम स्लाइड हो रहा है, फिर कम। कुछ ये पैटर्न देता है आपको, दिस इज कॉल्ड शियर। कि जब लेयर बाय लेयर चीजें मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर ना, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को शियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड। तो ऐसा फोर्स जो शियर प्रोड्यूस करे चीजों में, शियर का मतलब लेयर बाय लेयर मोशन अगर आ जाए, तो ऐसे फोर्स को हम शियर फोर्स कहेंगे। एंड डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड शियर डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं इसको फ्रंट साइड से दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये फ्रंट पेज दिखा रहे हैं, फोर्स ऐसे ऊपर लगाया है, ये बेसिकली मैंने ऐसे फोर्स लगाया है, ठीक। लेट्स से इसकी कुछ लेंथ दी नीचे L। तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाला टॉप वाला पेज कुछ आगे शिफ्ट हो गया, क्लियर, कितना आगे शिफ्ट हो गया, लेट्स से देखते हैं। तो रिलेटिव शिफ्ट कितना हुआ, मतलब टॉप वाला जो, ये जो टॉप वाला फेस है, ये टॉप प्लेन इसको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, टॉप प्लेन। ये बॉटम मोस्ट प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हो गया है, डेल्टा है। तो डेल्टा इज व्हाट, shift of the top plane with respect to bottom plane। ये बात यहाँ कुछ क्या, ये एंगल बन रहा हो, दिस एंगल इज कॉल्ड शियर एंगल, ठीक। ये बात तो शियर की हो गई। तो ये बताइए जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसा होता है, शियर फ्लो होता है। वाटर का आप ऐसा समझो, ये सपोज रिवर है, बेसिकली क्या है ना, आपको अगर वाटर की डिफरेंट लेयर्स, आप ऐसा जो करो कि वाटर में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो एक्चुअली ये जो लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, पानी में जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो टॉप मोस्ट लेयर में होती है, तो नीचे चले जाओगे पानी आपको फ्लो होता हुआ फील नहीं होगा। पानी में जो फ्लो होता है या तो ये मोशन वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको सबसे ज्यादा कहां दिखता है, शियर की वजह से। समझ में आया। तो एक्चुअली ये पानी में क्या ये अभी फ्लो करेगा, विल इट फ्लो, नहीं, क्यों, एकदम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पेस पे रहता है। क्या एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पानी फ्लो करेगा क्या,
नहीं करेगी। आपने कभी सोचा है पानी को फ्लो कराने के लिए रिस्पांसिबल क्या होती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ, तभी तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी आता है। ऑलवेज इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू ऊंचाई से, तो मतलब स्लो होना चाहिए आपकी सरफेस में। क्या होना चाहिए? देन ओनली वाटर विल फ्लो। यहाँ पे वाटर में कोई भी फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरे पूरे वाटर का जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा? तो एक ऊपर की तरफ क्या भी लगेगा? क्या कोई इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है? इज एनी फोर्स इज कमिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल में अगर फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी मोशन नहीं। दैट इज द न्यूटन्स लॉ। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा पानी फ्लो, बट आप कहोगे सर हम तो अपने ग्राउंड में रखते हैं, फ्लो होने लगता है। आपको ग्राउंड आपको लग जरूर हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्टली, बट इट इज नॉट, थोड़ा सा स्लोप होता है और पानी के लिए बस उतना ही सफिशिएंट होता है। अगर माइन्यूट स्लोप भी होगा जो आपकी नेकेड आई से आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, बट इट वाटर। और वैसे भी जो रूम्स डिजाइन किए जाते हैं, ग्राउंड्स डिजाइन किए जाते हैं, स्टेडियम डिजाइन किए जाते हैं, उनमें हमेशा स्लोप दिया जाता है। हमेशा क्या दिया जाता है? व्हाई? कि पानी स्टेगनेट ना हो, वाटर शुड नॉट स्टेगनेट, इकट्ठा ना हो। और स्लोप कुछ इस तरह से दिया जाता है कि यहाँ पे ड्रेनेज पूरा का पूरा स्लोप किसकी तरफ होता है? ड्रेनेज की तरफ। सारा का सारा पानी फ्लो होता हुआ कहाँ चला जाए? ड्रेनेज में। तो इसीलिए स्लोप दिए जाते हैं, दैट्स व्हाई। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे इसको इंक्लाइन कर दिया, देखो मैं थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स ला रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली दिस वी विल टॉक इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अब ऐसा समझो मैंने थोड़ा सा स्लोप दे दिया, इंक्लाइन प्लेन कर दिया। अब मैंने इसमें पानी को रख दिया, वाटर को ऐसे रख दिया, लेयर से होने वाला, ठीक। अब बताओ इसका वेट ऐसे ही कर रहा है। अब क्या पानी फ्लो करेगा क्या इसमें? व्हाई? आपको बताना चाह रही हूँ क्या? लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। चलो नॉर्मल रिएक्टर लगा दिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बताओ क्यों फ्लो करेगा? क्या याद है ड्रॉप वाला क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का? इधर क्या आता है? और कैसी की वजह से ये ऊपर जाता था। यहाँ पर भी इस एंगल का एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी, और इधर क्या आएगा? देखा प्लेन की डाउनवर्ड, देखो स्लोप की डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है? बताओ इसमें क्या है? जी, इसमें क्या है? जो पानी का फ्लो है उसमें रिस्पांसिबल फोर्स इज ग्रेविटेशनल। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक कंपोनेंट, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का भी क्या है? एक mg साइन, दैट इज mg। समझ आया? दिस इज द इंपॉर्टेंस। अब क्या करेगा? अब वाटर पे देख रहे हो एक नेट फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, नाउ इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अब क्या करेगा? बेसिकली ये लेयर्स है, तो देखो टॉप मोस्ट लेयर सबसे ज्यादा मूव करेगी, पीछे वाली लेयर थोड़ा स्लो मूव करेगी, और सबसे लीस्ट मोशन किसमें होगा? बॉटम। मतलब जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो ऑलमोस्ट स्टिक रहेगी टूटा। इसका मतलब जो ग्राउंड है वो पकड़ के रख रहा है पानी को, देखा जाए बेसिकली इट क्या करेगा? इट विल स्टॉप द बॉटम मोस्ट लेयर टू मूव। तो समझ आया ये स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। इसी मोशन को क्या कहेंगे हम? जो एक ऊपर एक प्लेन है और देखो बॉटम मोस्ट प्लेन मूव कर रहा है, जो टॉप मोस्ट प्लेन है वो बॉटम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है पैरेलली, तो क्या हो रहा है? शियर। क्या हो रहा है यहाँ पर? शियर हो रहा है। जब भी लेयर में चीजें मूव करें तो उसको हम शियर मोशन कहते हैं। तो वाटर का जो मोशन है वो शियर की वजह से। चलो अभी वहां पे फ्लूइड में डिस्कस करते हैं उसको। सो दिस इज द शियर। तो अब देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेन डिफाइन कैसे करते हैं, लिखे यहाँ पर शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative displacement of relative displacement of relative displacement of top plane with respect to bottom fixed plane, top plane with respect to bottom fixed plane means delta L. Clear?
the top divided by and क्या था स्टेटमेंट रेशियो बोला रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप प्लेन with respect to bottom fixed plane and the perpendicular distance between these two planes and the perpendicular distance between these two perpendicular distance between the two बताओ इन दोनों प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L is the perpendicular distance between the top plane and the bottom plane ये टॉप प्लेन है और ये क्या है बॉटम प्लेन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये डिस्टेंस एंड दिस इज हाउ मच ये डिस्टेंस कितने की इक्वल होगी L तो इसको हम डेल्टा L लिखते हैं यहां पर एंड डिवाइडेड बाय देखो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से कंफ्यूज नहीं करना है ये समझ में आया क्योंकि यहाँ पे लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली ये डेल्टा एल क्या है यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल इज द एंड व्हाट इज एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन तो आप एल परपेंडिकुलर ऐसे करके लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे अब देखो अब इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा निकालना है चलो इसको हम यहीं पे रखते हैं ऐसे अब चलो शियर एंगल निकालते हैं कितना एंगल शियर हो गया by what amount it is shear in terms of angle तो चलो शियर एंगल अगर हम निकालें तो उसके लिए बताओ क्या लगा सकते हैं यहाँ पे tan थीटा what we can use here perpendicular delta l by हो जाएगा if this is l perpendicular now तो क्या लिखा है यहाँ से the shear strain is equals to और एक मैथमेटिकल टूल होता है जो आपको आज समझ लेना है फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एंगल फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा अगर थीटा बहुत स्मॉल है इन दोज केसेस sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा यूज करते हैं ये मैथमेटिक्स का कांसेप्ट होता है कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा sin थीटा किसके इक्वल भी आप लिख सकते हो tan थीटा के या sin थीटा को किसके इक्वल भी लिख सकते हो आप थीटा के तीन टर्म आपस में इक्वल तो यहां पे बताओ अगर ये जो शियर होता है ना ये बहुत लार्ज अगर एंगल नहीं इफ द शियर एंगल इज नॉट वेरी लार्ज इन दोस केसेस लिखें यहां पे इफ थीटा इज स्मॉल in that case we can write tan theta equals to and that is nothing but delta l by ऐसे लिख सकते हैं बट थीटा जब स्मॉल होगा चलो तो क्या निकला यहां से कि शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू शियर थीटा शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होती है शियर एंगल के ये थी बात शियर स्ट्रेन की अब हम जाते हैं स्ट्रेस में अब देखो स्ट्रेस क्या होता है उसको समझते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस चलो आप बताओ आई वांट द आंसर फ्रॉम योर साइड स्ट्रेस से क्या समझते हो आप नो अच्छा आप स्ट्रेस कब फील करते हो जैसे आप अभी ऐसे नॉर्मल बैठे हो तो आप में कोई भी स्ट्रेस नहीं यू आर नॉट अभी मैं आपको होमवर्क दे दूं मतलब आप पे एक कोर्स लगा लेट्स टेक दैट होमवर्क एज ए कोर्स या सरप्राइज टेस्ट है वही फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको मैं क्या कर सकता हूं कोर्स इट इज ए कोर्स तो क्या हो जाएंगे आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर नॉर्मली रखी हुई है तो उसमें कोई भी स्ट्रेस लेकिन अगर हमने उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया उसकी वजह से उस बॉडी में क्या चल जाएगा
स्ट्रेस आता है, दैट बॉडी कम्स अंडर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी किसकी प्रॉपर्टी है? अंदर की प्रॉपर्टी है, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखो कई स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है सत्यम, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं, मतलब मैंने बोल दिया टेस्ट लेना है, उसने कहा ठीक है सर हम दे देंगे बिकॉज़ ही इज रेडी फॉर दैट, मतलब ही इज नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस क्या हो गया? जीरो। ही विल अलाउ द इन्फॉर्मेशन, या वो टेस्ट को होने देगा विदाउट एनी स्ट्रेस। वही अमित है, he will feel some stress। सत्यम, तो राहुल will feel more stress। तो अलग अलग लोगों में स्ट्रेस का अमाउंट क्या हो सकता है? अलग अलग, वो आप पे डिपेंड करता है, पर्सन टू। स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब देखो, अब हम इसको समझते हैं फिजिक्स से। अभी अभी हमने तीन चीजें समझी, रिजिड बॉडी को समझा हमने, इलास्टिक बॉडी को समझा हमने, और इलास्टिक बॉडी। चलो तीनों पे मैं फोर्स लगा फॉर्मूला, आपको बताना है किसमें स्ट्रेस आएगा, किसमें नहीं आएगा, या किसमें कम या ज्यादा होगा। यू हैव टू कंपेयर, जस्ट टेल व्हाट विल हैपन विद दैट। चलो प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें, आपने फोर्स लगाया, इसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट, ये कहेगा करो मुझे दिखाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी तो वो रिस्टोरिंग नहीं फोर्स लगा रहा ना। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं कर रहा है प्लास्टिक बॉडी, इसका मतलब उसको डिफॉर्मेशन से कोई भी प्रॉब्लम, मतलब वो स्ट्रेस भी नहीं, इट इज नॉट, इट इज अलाउइंग द डिफॉर्मेशन फ्रीली, यही होगा ना। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब स्ट्रेस भी यहाँ पर क्या हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा है, ये अलाउ कर रहा है डिफॉर्मेशन। इलास्टिक बॉडी में क्या होगा, ये अपोज कर रहा है, ये मोशन को क्या कर रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ये अपोज। इसका मतलब उस अपोज करने के लिए ये क्या लगाएगा अंदर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी वजह से ये अपने शेप को रिगेन करता है बेसिकली। इसका मतलब ये अपोज करता है डिफॉर्मेशन, क्लियर। तो इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हुई हुआ है, तो ये अपोज करता है, इट इज अपोजिंग। देखो जब आप अपोज करते हो ना, आप रियल लाइफ में भी देखो, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचने लगते हो और उसको अपोज करने की कोशिश करते हो, तब आप स्ट्रेस फील करते हो, तब आप क्या फील करते हो, स्ट्रेस। लेकिन आपको कोई टेंशन ही नहीं उस चीज की, इन दैट केस यू डू नॉट फील एनी स्ट्रेस। अब जिसको पता है कि मुझे फेल होना ही है, अब एग्जाम की डेट के नाम हो जाएगी, तो उसको कोई भी स्ट्रेस, स्ट्रेस उस बच्चे को आएगा जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको फेल होने का डर है, उसको किसका डर है। तो एक जो बिल्कुल अलाउ करेगा डिफॉर्मेशन, उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसमें स्ट्रेस क्या है, जीरो, वो कोई अपोजिशन नहीं कर रहा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक है, थोड़ा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, एग्जाम डायरेक्ट अनाउंस हो गया, तो उसने उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आया उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, कुछ स्ट्रेस जनरेट हुआ एग्जाम को लेकर। इसमें व्हाट अबाउट दिस rigid body, of course stress will come in this also, but इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं होगा, ये ज्यादा स्ट्रेस लेगा और बहुत अच्छे से मेहनत करेगा, तो स्ट्रेस होगा बट डिफॉर्मेशन नहीं। ये तो अब बात आती है यहाँ पर कि जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रिस्टोरिंग फोर्स से। अब देखो स्ट्रेस को डिफाइन भी कुछ इस तरह से किया है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स developed per unit area, restoring force developed per unit area process। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द internal restoring force developed, stress is defined as the internal restoring force developed per unit area। Stress is defined as the internal restoring force developed
पर यूनिट एरिया, ये हिंदी है। अरे साढ़े की लो तो यहाँ पर नहीं होगा, ये डायरेक्ट इक्वल नीचे बनेगी। तो समझ में आया स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया, कि कोई भी मटेरियल अपने पर यूनिट एरिया में कितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है अपने, दैट विल गिव यू द स्ट्रेस। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स 0 है तो प्लास्टिक बॉडीज की अगर बात करें, फॉर प्लास्टिक बॉडीज रीस्टोरिंग फोर्स इज 0, कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता, इसका मतलब उसमें स्ट्रेस भी क्या होगा, जबकि इलास्टिक बॉडीज हैव स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स आएगा एफ, तो स्ट्रेस आएगी इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट। अच्छा, एक और चीज ये बताओ, अगर मैंने एक बॉडी है, लेट्स से ये इलास्टिक बॉडी है, अभी इसको मैंने डिफॉर्म नहीं किया, बताओ इस समय इसमें रिस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेस के बारे में क्या कह सकता हूं, दोनों ही क्या होंगे, अनडिफॉर्म्ड स्टेट है, तो कोई टेंशन नहीं उसको, एग्जाम में भी है ना उसको। अब देखो ध्यान से, मैंने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, नाउ इफ डिफॉर्म ओरिजिनल लेंथ की लेट से डेल्टा एल और डिफॉर्मेशन कितना होगा, लेट से डेल्टा एल। अब इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, जब अगर डिफॉर्मेशन होगा तो क्या डेवलप हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने का मतलब क्या जनरेट हुआ अंदर, स्ट्रेस जनरेट हुआ, यही हुआ मतलब। अच्छा, सो व्हाट आई वाज टेलिंग हियर, क्या बताने आ रहा था, देखो यहाँ हम प्लास्टिक बॉडी की बात कर रहे थे, यहाँ इलास्टिक बॉडी होगा, अब हम यहाँ पे स्ट्रेस, अच्छा ठीक है, यूनिट की बात कर रहे थे, ठीक है चलो, अभी वो मुझे स्किप हो गया, मुझे बताना था, मैं उसको याद आएगा बताऊंगा, अभी यूनिट डिस्कस करते हैं इसको। चलो स्ट्रेस के लिए यूनिट, हाँ याद आ गया। अब देखो ये बॉडी है जिसकी लेंथ क्या है L, उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं, दैट इज हाउ मच नाउ। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेट्स से ये जो बार है वो सर्कुलर कैसा है, जिसका रेडियस कितना है, लेट्स से r, तो मैं पूछूं व्हाट इज द स्ट्रेस, बताओ कैसे निकालोगे, F is the applied force, radius कितना है इसका r, what is the stress generated in this form, get this form, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मतलब अगर मैंने इसको कट कर दिया तो आपको वो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ, अगर आप इस ब्रॉड ऐसे इस बार को कट करो और सामने से आप देखो तो आपको कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन मैंने कैसा बताया है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक वायर है आप उसको ऐसे कट करके उसको सामने से देखो कि आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शन। नाउ तो इसका रेडियस मैंने कितना बताया हुआ, तो एरिया तो आपने आराम से निकाल लिया क्रॉस सेक्शन का कितना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता है दैट इज हाउ मच, इसी एरिया पे जनरेट होगा स्ट्रेस। चलो ये बताओ एरिया पता है लेकिन फोर्स क्या लोगे यहाँ पर, क्या अप्लाइड फोर्स लोगे कि रीस्टोरिंग फोर्स, फॉर्मूले में क्या है आपको पता है क्या है, अप्लाइड फोर्स, तो बताओ हाउ विल यू गेट द रीस्टोरिंग फोर्स, टेल हाउ विल यू टेल द रीस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम द अप्लाइड, लेट्स टेक एग्जांपल, एक स्प्रिंग थी जिसको मैंने स्ट्रेच कर दिया है, कितना स्ट्रेच कर दिया, लेट्स से x, इस कंडीशन में मैं इस पे कुछ फोर्स लगा कर रखा हूं, दिस इज माय फोर्स, स्प्रिंग के अंदर भी क्या है स्प्रिंग फोर्स, दैट इज हाउ मच, अभी मैं पकड़ के रखूंगा इसको, अभी मैं जस्ट इसको क्या कर रहा हूं पकड़ के, बताओ अभी ये इक्विलिब्रियम अभी किस में है, ये
इसका मतलब मेरा अप्लाइड फोर्स इसके इक्वल होगा रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। मतलब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके इक्वल हुआ, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो जनरली आप क्या करते हो, रीस्टोरिंग फोर्स को अप्लाइड फोर्स के इक्वल, बट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वैसे लिख लेना कि इन इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग फोर्स is equals to applied force। लेकिन जब फोर्स हटा दिया तब फिर नहीं रहेगा, then it will change। क्लियर? चलो, तो नॉर्मली क्या होगा, आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, आपको जनरली क्वेश्चंस में यही कंडीशन में ही देगा, तो आपको क्या देगा जनरली, अप्लाइड फोर्स। तो आपको रीस्टोरिंग फोर्स को किसके इक्वल लेना है, ये आपके जनरल केसेस रहेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इक्विलिब्रियम पे ही पूछेगा आपसे। बट आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एक चीज नहीं, वो था डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। समझ में आ गया? नाउ लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। देखो एक इलास्टिक बॉडी है, ध्यान से सुनो, जहां मैंने एक फोर्स लगाया F, लेट से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया मैंने, डायरेक्ट E। एक प्लास्टिक बॉडी है, फोर्स लगाया इस पे मैंने F, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया, E। चलो स्ट्रेस बताओ दोनों में कितना, व्हाट इज द स्ट्रेस इन बोथ ऑफ them, व्हाट इज द स्ट्रेस जनरेटेड इन बोथ द बॉडीज। क्या व्हाट इज द स्ट्रेस इन बोथ ऑफ them, स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। चलो एक इलास्टिक बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, मतलब F बाय, यहां पे बताओ बेटा, प्लास्टिक बॉडी है, यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 हुआ, एंड दैट्स व्हाई हियर द स्ट्रेस विल बी, डिफरेंस समझ आया तो? इसलिए कभी भी आप ब्लाइंडली नहीं F बाय A करते, समझ में? दैट्स द थिंग। अब यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं स्ट्रेस के। ओके, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस के लिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं, एंड वी विल यूज सिग्मा टू डिनोट द स्ट्रेस। So sigma is nothing but restoring force F, restoring divided by, now SI unit of force, the unit of force is Newton and area is meter square, and that is Newton per meter, and this is also called Pascal। So क्या नहीं करते हैं, पर ये जो पास्कल यूज करेंगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, कहां पे करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहां हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की चीजों को डिस्कस करेंगे। पास्कल फ्लूइड मैकेनिक्स में ज्यादा यूज होता है, पर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये बात हो गई एसआई यूनिट की। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी, बताओ स्ट्रेस किस तरह की क्वांटिटी है, इट इज आल्सो अ टेंसर। बोथ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आर टेंसर, और टेंसर है इसका मतलब हम इसको एज ए स्केलर ट्रीट करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस। तो कभी भी एग्जाम में आया है स्ट्रेस क्या है, तो टेंसर क्या है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स बाय, लेकिन वहां पे ये, यहाँ पे ये रीस्टोरिंग है, वहां पे वो F थ्रस्ट होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में वो जो फोर्स होता है प्रेशर के फॉर्मूले में वो क्या होता है, थ्रस्ट। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में बायएंसी वाला जो चैप्टर होता है, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन
एरिया, वो F क्या होगा, थ्रस्ट होगा। दैट इज डिफरेंट थिंग एंड दिस इज, तो दोनों के फॉर्मूले जरूर सेम है बट दे आर डिफरेंट। यहाँ रीस्टोरिंग है, वहां थ्रस्ट। ये टेंसर होता है, वो स्केलर होता है। प्रेशर क्या होता है, स्केलर। कई बार ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस पूछा जाता है, क्योंकि देखो दोनों के जो फॉर्मूले होंगे ना वो सेम आपको लगेंगे, F by A, बट दोनों डिफरेंट चीज, दे आर नॉट द सेम। अब एक रिलेशन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड, जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड हुक्स लॉ। Basically this gives you relation between stress and strain। लिखें according to this law, within the elastic limit of the material, within the elastic limit of the material, stress is directly proportional to strain। Stress is directly proportional to strain within elastic limit। Stress is directly proportional to strain। अभी मैं इलास्टिक लिमिट समझाता हूँ। तो अगर यहाँ हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। एंड राइट नाउ लेट्स राइट दैट कांस्टेंट विद अ सिंबल E, where E is a constant of proportionality, और इसका एक स्पेशल नेम है, also called modulus of elasticity। Modulus of elasticity। So E here is a constant of proportionality, which is called modulus of elasticity। Clear? चलो इसको सिंबल के टर्म्स में लिखें, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू E। डन। चलो अब ये इलास्टिक लिमिट को समझते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट होती क्या है इसकी, फिर हम इसके बारे में थोड़ा और बातें करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कि क्या नया करना है। जैसे आप लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे तो वो क्या कहता था, फिर यहाँ कांस्टेंट आता था R, तो फिर आप R के बारे में डिस्कशन करते थे। तो वैसे ही यहाँ एक नया टर्म आया जिसको हम भी समझेंगे डिटेल में कि क्या होता है। क्लियर? अच्छा ये क्या है, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल? ये बताइए क्या नेचर में सभी कोई भी जो बॉडी है इलास्टिक, क्या वो आइडियली इलास्टिक है? क्या आइडियल इलास्टिक बॉडी पॉसिबल है जो हमेशा अपने शेप को रिगेन कर ले? Does it always true? No। एक लिमिट तक चीजें रिगेन करते हैं, उसके बाद उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, दे हैव सम परमानेंट, या तो वो ब्रेक हो जाएंगी या तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगी। होता है ऐसा, आप रबर बैंड को थोड़ा स्ट्रेच करके छोड़ो, ठीक है, थोड़ा और स्ट्रेच किया, ठीक है, एक स्टेज के बाद वो अपने रीगेन नहीं कर पाएंगे। वो आप मेजर करके देखना, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच कर दोगे ना डिफॉर्म, आप छोड़ोगे तो रीगेन करेगी बट वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, और ज्यादा करोगे तो ब्रेक इट विल। सेम थिंग विद द स्टील, सेम थिंग विद द, तो आप स्टील को थोड़ा स्ट्रेच थोड़ा डिफॉर्म करके आपने लीव किया, ठीक है, इट विल रीगेन, बट एक पॉइंट के बाद वो अपने शेप को रीगेन, एंड दैट इज द इलास्टिसिटी की लिमिट है। ये इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट ऑफ
इसके बाद ये चीज होल्ड नहीं करेगी, मतलब आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जब हम प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाएंगे, इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है प्लास्टिक रीजन, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला है, हम अभी डिस्कस करेंगे। इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया कि इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपने शेप को रिटेन कर लेगा परफेक्टली, और इस कंडीशन में स्ट्रेस इसके प्रोपोर्शनल होगी, दैट वाज। अब आते हैं थोड़ा इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ये है क्या। एक और चीज, अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करने को कहूं विद इन द इलास्टिक लिमिट तो क्या है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, बताओ किस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपको दिखता है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर, लीनियर पावर में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर पावर में हमेशा, और आप अगर गौर से देखोगे तो इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू, अगर y एक्सिस पे स्ट्रेस को दिखाएं और x एक्सिस पे स्ट्रेन को दिखाएं, क्या हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द, तो ये जनरल इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का व्हिच पासेस थ्रू द, इसका स्लोप e के इक्वल होगा, m इज द स्लोप व्हिच इज इक्वल्स टू, कंपेयर कराओ n को इसके इक्वल लिख सकते हो, तो बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट, और जो स्लोप होगा उस लाइन का वो क्या देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द स्लोप ऑफ दैट लाइन विल गिव यू, बनाएं इसके ग्राफ को, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन एक्सिस, straight line passing through the, and the slope of this line will give you, that is modulus of elasticity. Done? Yes, sir. अब किसे हम ज्यादा इलास्टिक कहेंगे और किसे हम कम इलास्टिक कहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन कि एक रबड़ है और एक स्टील, बताओ व्हिच इज मोर इलास्टिक, just by common sense tell me, rubber band or steel which is more elastic, that term is misconception, okay, आपको लगता है जो ज्यादा डिफॉर्म होता है उसको हम ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे, बट दैट इज रॉन्ग, इलास्टिक बॉडी वो है जो ज्यादा पोजीशन क्रिएट करती है डिफॉर्मेशन, मतलब जो कम डिफॉर्म, दैट गेट लेस डिफॉर्म, तो जो कम डिफॉर्म होगा वही क्या होगी आपकी इलास्टिक बॉडी। देखो एक स्टील को खींचोगे तो बताओ स्टील की रॉड ज्यादा आपको फोर्स कर रही होगी एज कंपेयर टू, कौन ज्यादा फोर्स कर रहा है, वो ज्यादा है, समझ गए, ज्यादा स्ट्रेच नहीं, और ज्यादा टेक्निकली बोलना तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड मोर, तो एक ये क्वेश्चन हो गया स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील इज मोर इलास्टिक, वो ज्यादा अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, तो ये मिसकंसेप्शन हटा दें कि जो ज्यादा स्ट्रेस होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, वो नहीं। अब हम ग्राफ समझ गए विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, स्लोप इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम थोड़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करें। लेट्स डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब भी हमें किसी चीज को डिफाइन करना होता है तो हमें उसका फॉर्मूला चाहिए, बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल, हाँ क्या बनेगा, क्या बना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बनेगा ना, ई को एक साइड करो बाकी टर्म्स को दूसरे साइड ले जाओ, सो यू विल गेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई, सही है, ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन गया, एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय द ग्राफ। यूनिट लिखे सबसे पहला यंग्स
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखें। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain. Longitudinal stress and longitudinal strain, इनका जो रेशियो होता है that is called Young's modulus of elasticity, denoted by capital Y, denoted by capital। तो मतलब लेंथ वाले के लिए यंग्स मॉडुलस, जब भी लेंथ में चेंज आ रहा होगा किसी भी बॉडी में जिसमें सिर्फ लेंथ का डायमेंशन है, तब उस बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मॉडुलस इज यंग्स मॉडुलस, लेंथ के लिए। तो देखो y है क्या बेसिकली स्पेस y, किस कैटेगरी में देखो तीन अलग तरह की कैटेगरीज थी, वॉल्यूम का अलग था, शियर का अलग था और लॉन्गिट्यूडनल का, तो तीनों के लिए अलग-अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस इज कॉल्ड लेंथ। y is nothing but longitudinal stress divided by longitudinal strain। चलो, तो अगर ये रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एंड इफ आई अप्लाई द फोर्स F ऑन, तो स्ट्रेस कितना आएगा F by A, और स्ट्रेन कितना आएगा डेल्टा L by L। अगर डेल्टा L एक्सटेंड हो गया तो स्ट्रेन कितना होगा डेल्टा L by, तो फॉर्मूला क्या बनेगा F by A डिवाइडेड बाय डेल्टा L by L। ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फॉर्मूला क्या बना FL by A। So this is the formula for Young's modulus of elasticity, F into L by A delta L। डायरेक्ट इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, जब भी यंग्स मॉडुलस की बात होगी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे, तो आप उसको याद रखना F L by A delta L। A is the total area, surface area, curved surface area की area of cross section, area बहुत से एरिया हो सकते हैं आपके बॉडी में, that is area of cross section। डेल्टा L is change in length, डेल्टा L is कि कितना एक्सटेंड हुआ या कितना कंप्रेस हुआ, L का ओरिजिनल लेंथ है, F is the applied Young's modulus। नेक्स्ट, तो अगर एक वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जिसका रेडियस r है, उसका फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या ले लोगे r, तो वो कर लोगे आप, है ना, दैट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो, राइट अ क्वेश्चन इन दिस यंग्स मॉडुलस। A steel rod has a radius of point. A steel rod has a radius of 0.01 meter. A steel rod has a radius of 0.01 meter and length of 1 meter. And length of 1 meter. Full stop. A 10 to the power 5 Newton force, a 10 to the power 5 Newton force is applied on it, full stop। Calculate first stress, second change in length, stress, second change in length, bracket में elongation, sometimes it is also called elongation, third strain on the rod, fine, just use the formula, third strain on the rod, do it quickly।
हाँ, पाई की वैल्यू वगैरह रखना पड़ेगा आपको। इफ पाई कम्स इन द सॉल्यूशन, हाँ कोई भी यूज करो। हाउ मच स्ट्रेस कितना है, फोर्स बाय एरिया करना है आपको, जस्ट हैव टू यूज फोर्स बाय एरिया। आंसर इज 3.18 into 10 raised to power 8 Newton per meter square. The stress is 3.18 10 raised to power 6 8 10 raised to power 8 Newton per meter square। देखो ये आना चाहिए, फोर्स बाय एरिया करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। आ रहा है किसी का, क्या आ रहा है कैलकुलेशन है, देखो बताओ करके क्या आ रहा है। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 4 is 10 raised to power 5। एरिया कितना है, पाई आर कितना है, 0.10 ठीक। आई को ले लीजिए तो 22/7 into 0.01 means 10 raised to power -2, 10 raised to power -4 9 ठीक। एक काम करिए, 7 को 22 से डिवाइड करना इज नॉट इजी, टेक 1 0, गिव 1 0 टू 7। यहाँ पे 9 0 है, 8 इसके पास चला गया, 70 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 8। अब आप आराम से 70 को 22 से डिवाइड करो एंड जस्ट चेक इज इट कमिंग सेम और नॉट। 70/22 that is 35/11, 11 3s are 33, 3 point something, yes sir, yes sir। इसके अबाउट आएगा, यू जस्ट चेक इट बाय नाउ। ओके ठीक है, जो भी आ गया। नाउ लेट्स कंसीडर दिस वन एज द, अब हमें स्ट्रेस मिल चुका है ठीक। अब द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द इलोंगेशन। सेकंड पार्ट इज इलोंगेशन, डेल्टा एल ठीक। एक चीज इस क्वेश्चन में गिवन थी, वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिया था, उसको लिखनी, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ था। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस स्टील इज 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ था ठीक। अब इसका यूज करके बताइए। चलो पहले स्ट्रेन निकालो, फर्स्ट फाइंड द स्ट्रेन, फिर डेल्टा एल से निकालेगा। तो स्ट्रेन के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, स्ट्रेस पता है आपको, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज करो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहां से डायरेक्ट आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले का भी यूज करोगे, आपको F पता है, L पता है, A पता है, यहां से डायरेक्ट क्या निकल आएगा, कोई भी यूज करके आप फाइंड आउट करो। तो बताओ यहां से डेल्टा एल अगर निकालना है, क्या फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल का, F L by A y, ये हुआ डेल्टा एल का फॉर्मूला। तो आपको F भी पता है, आपको L भी पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है और
y। तो बेसिकली आपने अभी अभी स्ट्रेस निकाला है F by A, तो आप डायरेक्ट F by A की जगह क्या कर सकते हो, स्ट्रेस। L कैसा है आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। स्ट्रेन कितना आता है, स्ट्रेन आएगा 1.59 into 10 raised to power minus 3 मीटर। This is the strain, और डेल्टा L is also same as that of the strain, so this is also equals to delta N। क्यों, ओरिजिनल लेंथ कितनी दी है 1, ओरिजिनल लेंथ क्या दी है, strain will be equal to delta N, ठीक है। so only you have to use the formula and you will get the answer। अब देखो इसी यंग्स मॉडुलस में ना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला में। अब देखो अच्छे क्वेश्चंस इससे कैसे बनते हैं वो समझना है। यहाँ परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन लिख लो और उसी से फिर हम परसेंटेज चेंज। स्ट्रेन आ गया मेरा, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल को निकालना है, एल कितना दिया हुआ 1, एल किसके इक्वल आ गया, स्ट्रेन के इक्वल आ गया, स्ट्रेन निकाल दिया है आपने पहले। अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। लिखो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ वायर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ वायर of diameter 2.5 mm, of diameter 2.5 mm, stressed by a force of, stressed by a force of 100 kilogram weight, 100 kg weight, 100 kg weight, 100 kg weight, या 100 kg एफ भी कई बार इसको लिखा है। ये रीड करें इस क्वेश्चन को, क्या करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। और एक डेटा हमेशा आपको क्वेश्चन में देगा यंग्स मॉडुलस, वाई आपको देगा, लेट्स से 2 into 10 raised to power, इसके लिए कितना 11, ये तो हमेशा आपको मिलेगा क्वेश्चन। देखो आपको देखो दिया क्या है, आपको फोर्स दिया हुआ है कितना, अच्छा ये यूनिट हमने कभी नहीं सुनी इससे पहले ना, कि फोर्स की यूनिट किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स की हो सकती है। कभी अगर कन्वर्ट करना आ गया तो इसका ऐसा मतलब समझो, क्या मतलब समझ में आ रहा है, किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट, ये वेट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, मतलब 100 केजी का आपको क्या बताना है, वेट 100 केजी का, तो बताओ मास कितना है, तो अगर उसका वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें 9 पॉइंट, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये करना होता है केजी एम या केजी वेट में आपको दिया हुआ है अगर फोर्स, एंड अगर न्यूटन में बदलना है तो किससे बदलना है 9.8 से करोगे कितना आ गया 9, हाउ मच 9, ठीक राइट। अब देखो फोर्स मिल गया न्यूटन में, तो लाइन हमें एक्चुअली फोर्स पता है, हमें वाई पता है, और हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, इस पे फोकस करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन, इसको देखो मैं कुछ लिखने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ सिंबल,
परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल इनिशियल इनटू परसेंटेज चेंज निकालने का यही तो तरीका होता है जैसे कि कोई चीज इनिशियली एल थी, अब फाइनली कितनी हो गई एल फाइनल, तो अगर उसमें परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो क्या करोगे, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइडेड बाय एल इनिशियल इनटू, यही तरीका है ना। ये क्या है, डेल्टा है, दिस इज व्हाट डेल्टा, तो डेल्टा एल इनटू व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल, strain, longitudinal strain. So percentage increase in length is nothing but strain into and you all know that Young's modulus is nothing but stress upon strain. तो यहाँ से अगर हम strain लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, stress upon Young's modulus मतलब sigma upon y. So this is also equals to strain की जगह देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, stress that is sigma by y into 100 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा स्ट्रेस को किस तरह लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए वाई इनटू 100। तो ये सब अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रेन पता है तो आप इनटू 100 कर सकते हो, आपको अगर स्ट्रेस और वाई पता है तो आप इसका यूज करो, अगर आपको फोर्स एंड एरिया और वाई अलग से पता है तो आप इसका यूज करो। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू कैलकुलेट इट। तो समझ गए कैसे करना होगा, तो आप इसको करिएगा खुद से। ये रही बात परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस की, एंड this is all for today's class. In next class we will discuss the other models of elasticity. Okay, volume बनाओ शेयर वाला।